अगर आपको लग रहा था कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और पॉलिटिकल ड्रामा भी खत्म हो गया है, तो शायद आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच गए, क्योंकि इस वक्त जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रेबेलियन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एंटी डिफेक्शन लॉ की सबसे बड़ी टेस्ट, स्पीकर के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल और पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, सब कुछ एक साथ लेकर आ गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही पार्टी के अंदर 3 अलग अलग जगह पर 3 अलग अलग लीगल बैटल्स चल रहे हैं। असेंबली में अलग फाइट है, लोकसभा में अलग स्ट्रैटेजी, और कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी खुद अपनी इलेक्शन डिफीट को चैलेंज कर चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या टीएमसी टूट चुकी है? क्या रेबल्स सच में पार्टी ले सकते हैं? क्या सिर्फ ज्यादा एमएलएज या एमपीज होने से पार्टी आपकी हो जाती है? और अगर एमपीज किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए हैं तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि असली टीएमसी भी वही है? तो चलिए पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्शन रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। अब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपसेट देखने को मिला। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपने ही ट्रेडिशनल सीट भवानीपुर से हार गई। भवानीपुर को उनका पॉलिटिकल फोर्ट्रेस माना जाता था, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोट्स के मार्जिन से हरा दिया। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से शुवेंदु अधिकारी को 73,917 वोट्स मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट्स मिले। लेकिन ममता बनर्जी इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने खुद पर्सनली कलकत्ता हाईकोर्ट जाकर इलेक्शन पिटीशन फाइल की है और भवानीपुर इलेक्शन को चैलेंज किया है। ये उनका इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ पहला फॉर्मल लीगल चैलेंज है। अब पिटीशन में एलिगेशन लगाया गया है कि काउंटिंग प्रोसेस प्रॉपर मैनर में कंडक्ट नहीं हुआ। सीनियर एडवोकेट और टीएमसी लीडर कल्याण बंदोपाध्याय ने भी एलिगेशन लगाया कि काउंटिंग वाज कैरीड आउट इन एन इम्प्रॉपर मैनर। ममता बनर्जी का कहना है कि काउंटिंग के जस्ट पहले उनके पोलिंग एजेंट्स को काउंटिंग सेंटर में एंटर करने नहीं दिया गया और पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब हाईकोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करेगा कि क्या इलेक्शन प्रोसेस फेयर था या नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ एक लीगल बैटल है, इसके पैरेलल एक और बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल चल रहा है। और अब आते हैं टीएमसी के इंटरनल रेबेलियन पर, और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज की डेट में टीएमसी 3 जगह प्रैक्टिकली डिवाइड हो चुकी है। असेंबली में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, लोकसभा में अलग कॉन्फ्लिक्ट है और राज्यसभा में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सबसे पहले असेंबली की बात करते हैं। असेंबली में ममता बनर्जी की पार्टी के पास टोटल 80 एमएलएज है। ऑफिशियल पार्टी लीडरशिप ने शोभन देव चट्टोपाध्याय का नाम लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए स्पीकर को भेजा था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पार्टी के 58 एमएलएज ने ऋतव्रता बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की डिमांड कर दी। अब यहाँ ये लीगल क्वेश्चन नहीं था कि किसके पास ज्यादा एमएलएज है। लीगल क्वेश्चन ये था कि स्पीकर क्या मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स की बात मानेगा या पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल डिसीजन को। इसी इशू पर कलकत्ता हाईकोर्ट में हियरिंग हुई और जस्टिस कृष्णा राव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन फ्रेम किया। कोर्ट ने पूछा कि सो आई एम फ्रेमिंग द क्वेश्चन, इफ द नेम इज प्रपोज्ड बाय द मेजॉरिटी पार्टी, कैन द स्पीकर इग्नोर दैट एंड पास एनी अदर ऑर्डर टू अपॉइंट एनीवन एल्स। और ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर फ्यूचर में हर पॉलिटिकल रेबेलियन को अफेक्ट करेगा। कोर्ट ने बार बार स्टेट से पूछा कि जब 70 से ज्यादा अपोजिशन एमएलएज की तरफ से प्रपोजल स्पीकर के पास आ गया था, तो स्पीकर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर दी। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर? 70 MLAs of the opposition party sent the resolution. The speaker had to appoint. In future, if anything comes, he can check. But why had he started his own inquiry? उन्होंने ये भी पूछा कि if the speaker has two proposals, how can the speaker decide without calling the house about which proposal is right or wrong? और फिर एक और sharp observation कि your speaker is so keen with 58 MLAs, but when 78 MLAs came, he started all inquiries. Why is that? अब ये ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिखाता है कि हाईकोर्ट स्पीकर की न्यूट्रलिटी को क्लोजली एग्जामिन कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने आर्ग्यू किया कि स्पीकर रबर स्टैम्प नहीं है। कहा भी कि द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्पीकर कैन नॉट बी अ रबर स्टैम्प। कहना था कि सिग्नेचर्स मिसमैच रहे थे, रेजोल्यूशन के डेट्स कॉन्ट्राडिक्टरी थी और स्पीकर का ड्यूटी था इंक्वायरी करना। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। हालांकि सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने आर्गुमेंट दिया कि स्पीकर लेजिस्लेचर पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन से बाउंड है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि द डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर, नॉट ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी। और व्यूअर्स, इस कोर्ट की हियरिंग आज भी कंटिन्यू होने वाली है और काफी इंटेंस हियरिंग देखने को मिली है। पर इसी पॉइंट पर पूरा डिस्प्यूट 10th शेड्यूल तक पहुंच गया। अब इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ
1985 में 10th शेड्यूल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव था हॉर्स ट्रेडिंग या पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकना। अगर कोई एमएलए या एमपी जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुआ है उस पार्टी को छोड़ देता है तो जनरली उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर 2/3 लेजिस्लेटर किसी वैलिड मर्जर का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है। और यहीं से लोकसभा वाली कहानी शुरू होती है। लोकसभा में टीएमसी के 20 रेबल एमपीज ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। नॉर्मली लोग सोचते कि वो खुद को रियल टीएमसी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर देके अनाउंस किया कि वो त्रिपुरा की कंपैरेटिवली अननोन पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में मर्ज हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी छोटी पार्टी क्यों? तो आंसर सिंपल है, अगर वो डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन करते तो एंटी डिफेक्शन लॉ का इशू आ जाता। अगर वो खुद को रियल टीएमसी डिक्लेयर करते तो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते, इसलिए मर्जर रूट चूज किया गया है। लॉ के अकॉर्डिंग स्प्लिट प्रोविजन 2003 में रिमूव कर दिया गया था। पहले 1/3 लेजिस्लेटर्स अलग ग्रुप बना सकते थे। पार्लियामेंट ने देखा कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, इसलिए स्प्लिट प्रोविजन हटा दिया गया और सिर्फ मर्जर एक्सेप्शंस बचाया गया। इसी लूप होल का यूज करने की कोशिश रेबल्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ लेजिस्लेटर्स मर्ज कर सकते हैं या पूरी पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज होना जरूरी है? और यही सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा लीगल एनालिसिस पसंद आता है तो फिर दिन की खबर पर डिस्कशन यही खत्म नहीं होती। हर रात 9 बजे जुड़िए हमारे सेगमेंट लीगल पंच के साथ, जहां हम दिन के सबसे हीटेड लीगल, पॉलिटिकल और पॉलिसी मुद्दे को डाइसेक्ट करेंगे। अब ऑफिशियल टीएमसी का कहना है कि सिर्फ एमपीज दूसरी पार्टी में चले गए हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ममता बनर्जी के साथ ही है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को इसी बेसिस पर ऑब्जेक्शन दिया है और उनका सबसे बड़ा लीगल सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023। इस लैंडमार्क जजमेंट में तब के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्लियर प्रिंसिपल ले डाउन किया था कि द पॉलिटिकल पार्टी नॉट द लेजिस्लेटिव पार्टी इज व्हाट काउंट्स। मतलब सिर्फ लेजिस्लेटर्स की मेजॉरिटी ऑटोमेटिकली पार्टी ओनरशिप डिसाइड नहीं करती, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और यही पॉइंट टीएमसी के फेवर में जाता है, क्योंकि टीएमसी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। उसमें ममता बनर्जी को सुप्रीम अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया है, यानी अगर सुभाष देसाई जजमेंट अप्लाई होता है तो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी होने के बाद भी रेबल्स ऑटोमेटिकली रियल टीएमसी नहीं बन जाते। लेकिन रेबल्स के पास भी एक आर्ग्यूमेंट है, वो रिलाई कर रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच के जजमेंट पर, गिरीश चुंदाकर वर्सेस स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली 2022। इस जजमेंट में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि लेजिस्लेचर पार्टी का 2/3 मर्जर सफिशिएंट हो सकता है। इसी इंटरप्रिटेशन को यूज करके रेबल्स कह रहे हैं कि उनका मर्जर लीगली वैलिड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जजमेंट को 2025 में रीअफर्म भी किया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी तक पेंडिंग है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पर स्टे नहीं दिया। इसी वजह से रेबल्स कह रहे हैं कि जब तक स्टे नहीं है तब तक ये वैलिड प्रेसिडेंट है और फाइनल डिसीजन स्पीकर ओम बिरला के पास है। वो सिग्नेचर्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद रिकॉग्निशन देंगे या रिजेक्ट करेंगे और ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक और प्रॉब्लम आ गई है। रेबल एमपीज ने कहा भी है कि पहले एनसीपीआई में मर्ज करेंगे और बाद में जुलाई में डिमांड करेंगे कि असली टीएमसी भी उन्हें डिक्लेयर किया जाए। इसी क्लेम पर सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बहुत डायरेक्ट रिस्पॉन्स दिया, कहा कि यू कांट स्टीयर टू शिप्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। कहना था कि अगर आप एनसीपीआई में मर्ज हो चुके हैं तो फिर आप साइमल्टेनियसली टीएमसी होने का क्लेम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने और भी क्लियर वर्ड्स में कहा कि दैट शिप हैज सेल्ड नाउ, दे हैव अबैंडन्ड शिप, they have crossed over to another ship। और ये आर्ग्यूमेंट लीगली काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर मर्जर जेन्युइन माना जाता है तो एमपीज अब एनसीपीआई मेंबर्स है और अगर वो एनसीपीआई मेंबर्स है तो फिर वो टीएमसी का सिंबल या पार्टी ओनरशिप क्लेम कैसे करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल स्पीकर डिसाइड नहीं करता, उसका जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है और सिंबल अल्टीमेटली उस फैक्शन को मिलेगा जो लीगली रियल टीएमसी माना जाएगा। इसलिए लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीट्स बच सकती है लेकिन सिंबल मिलना बहुत मुश्किल है। असेंबली रेबल्स का ऑब्जेक्टिव लोकसभा रेबल से डिफरेंट है। वो पार्टी मर्जर नहीं कह रहे, वो सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट लेना चाहते हैं और उनकी होप स्पीकर की डिस्क्रेशन पर बेस्ड है। लेकिन उनके सामने भी वही प्रॉब्लम है, टीएमसी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि टीएमसी कॉन्स्टिट्यूशन में ममता बनर्जी सुप्रीम अथॉरिटी है और सुभाष देसाई जजमेंट के बाद पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। इसलिए लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि असेंबली रेबल्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट तो शायद हासिल कर चुके हैं, लेकिन रियल टीएमसी या पार्टी सिंबल का क्लेम उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एक बात तो क्लियर है पर इन सबके बीच कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल स्टोरी नहीं रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का लाइव क्लासरूम बन चुका है और जो भी फाइनल जजमेंट आएगा उनका इम्पैक्ट सिर्फ टीएमसी तक लिमिटेड नहीं है। फ्यूचर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रेबेलियन, मर्जर, सिंबल डिस्प्यूट और एंटी डिफेक्शन केसेस में यही जजमेंट्स प्रेसिडेंट बनेंगे। इसलिए पूरे देश की नजर अब सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के इंटरप्रिटेशन पर टिकी हुई है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।